नमस्कार दोस्तों, आज है 15 मार्च। अब आज तो न्यू इंग्लिश के न्यूज़पेपर आते नहीं हैं, तो हम कल के 14 मार्च के इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें देखते हैं। पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लेकर। तो दोनों ही योजनाएं ये फसल बीमा है, इंश्योरेंस है। अगर फसल कभी प्राकृतिक कारण से या किसी अन्य कारण से ख़राब हो जाती है तो उसे कैसा है, बीमा कवर मिल जाता है। तो इस योजना को अभी 2025-26 तक मतलब एक वर्ष के लिए और जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है और इसके लिए भी वित्त का आवंटित किया गया है। 69,69,515 करोड़ रुपए इसे आवंटित किए गए हैं। अब फसल बीमा योजना को हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फसल बीमा योजना 2016 में आई थी। किस फसल के लिए? खरीफ के लिए। तो खरीफ सीजन में 2016 में ये आई थी किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य क्या था इसका? किसानों को अगर अचानक से क्या हो जाता है, फसल की हानि हो जाती है वर्षा के कारण, तापमान के कारण, पाला या आर्द्रता के कारण, तो उन्हें कवर किया जाता है इसमें। केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार की योजना थी, तो पूर्व बुवाई से लेकर कटाई तक के व्यापक फसल बीमा दिया जाता था। बुआई से लेकर, बुआई से पहले से कटाई तक का पूरा कवर किया जाता है इसमें। तो इसे क्या कहते थे? क्रॉप इंश्योरेंस। इसके बाद है जो अभी देखा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ये भी 2016 की है। इसका उद्देश्य था मौसम आधारित प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे सूखा, चक्रवात, ओलावृष्टि में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। तो किसानों की व्यापक सुरक्षा दी जाती थी इसमें। इसमें क्या था? कवर खाद्यान्न फसलें, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी। अंतर क्या है इसमें? ये खरीफ सीजन में आई थी तो मेनली इसमें वही फसलें हुआ करती थी, जबकि पुनर्गठित वाले में सबको कवर कर दिया। खाद्यान्न फसलें, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें कवर की जाने वाली थी। कौन पात्र हैं इसके? सभी किसान हो, चाहे बटाईदार हो, चाहे शेयर क्रॉपर हो, सबको ये मिलता था। तो हमने देखा दोनों फसल बीमा योजना के बारे में। कब स्टार्ट हुई? इंपॉर्टेंट है, 2016 में। कौन सी फसल आती है? चाहे खाद्यान्न हो, चाहे तिलहन हो, ये सारी हो। क्या है? आपदा आ रही है, चक्रवात आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, ओलावृष्टि आ रही है, तो इनसे हम इसे समझ सकते हैं। इसके लिए अब ये मेंस में अगर देखेंगे तो जीएस पेपर 3 जो एग्रीकल्चर में से संबंधित प्रश्न आता है उसमें जुड़ेगा, और प्री से संबंधित ये क्वेश्चन दिया है, इसे आपको अटेम्प्ट करना है। अगला है प्रतिबिंब मॉड्यूल। प्रतिबिंब मॉड्यूल और समन्वय प्लेटफॉर्म साइबर अपराध के लिए हैं। तो प्रतिबिंब अगर पूछ ले, प्रतिबिंब मॉड्यूल और समन्वय प्लेटफॉर्म किसके लिए? तो साइबर अपराध के लिए। इतना ही याद रखना है इसमें हालिया की। तो दो हैं, लोकसभा में हाल ही में सूचित किया गया है कि सरकार का एक प्रतिबिंब मॉड्यूल चल रहा है, उसकी मदद से 6,000 से ज़्यादा ये जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं साइबर, उनको गिरफ्तार किया गया, मतलब उनकी पहचान की गई है। तो इस वजह से ये प्रतिबिंब मॉड्यूल अभी चर्चा में है। तो जो साइबर अपराध कर रहे हैं लोग, उनकी पहचान होने लगी है। यह प्लेटफॉर्म भारत में डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने में भूमिका निभा रहा है। तो इतना पूछा जा सकता है प्रतिबिंब मॉड्यूल किससे संबंधित है और समन्वय प्लेटफॉर्म। तो प्रतिबिंब मॉड्यूल देखें तो साइबर जो अपराधी होते हैं, तो प्रतिबिंब मॉड्यूल साइबर अपराध की वास्तविक समय में जो ट्रैकिंग टूल है, जैसे वो जीआईएस मॉड्यूल होता है ना, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं सारी जगह, तो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है उससे। तो अब होगा क्या, इसको हम यूज़ कर रहे हैं अपराध को नियंत्रित करने के लिए। तो जो जीआईएस मॉड्यूल होता है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके आधार पर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसकी मदद से I4C, अब ये याद रखना है, I4C क्या है? भारत में जो भी साइबर अपराध होते हैं उसके लिए जो केंद्र है वो यही है, I4C। तो I4C ने गृह मंत्रालय के तहत ये विकसित किया है एक नया प्रतिबिंब मॉड्यूल। तो याद रखना है प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या है, जो गृह मंत्रालय ने, और जियोग्राफिकल आधारित जो है, जीआईएस आधारित ये मॉड्यूल है। उद्देश्य क्या है इसका प्रतिबिंब का? साइबर अपराध का पता लगाना और उन्हें ध्वस्त करना। मोबाइल नंबर, मैपिंग, मतलब जो भी होगा उनकी सारी जानकारी लेके उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें पकड़ा जाएगा। उसके बाद है समन्वय प्लेटफॉर्म। समन्वय और सहयोग ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। ये डाटा को क्या करेगा? ये डाटा को सरल विश्लेषण करेगा, साइबर अपराध के लिंक की निगरानी करेगा। तो यही चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो जो LES है, मतलब कानून प्रवर्तन एजेंसियां जो होती हैं, और भी उन एजेंसियों के साथ समन्वय, नाम ही है ना समन्वय। अब नॉर्मल सा एक एजेंसी का तो काम है नहीं इतना बड़ा, तो जितनी एजेंसियां होंगी सब बीच में समन्वय करेंगे और उसे सरल तरीके से इसे निपटा के ट्रैक किया जाएगा। तो ये दो हमने देखे इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो मेन पॉइंट बनेगा वो यही आएगा कि किससे संबंधित है, समन्वय और प्रतिबिंब।
साइबर अपराध को मजबूत करने के लिए अन्य पहले अभी और क्या चल रही है, पुराना है, जैसे नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी है, दिल्ली में स्थित है, ये भी देख लीजिए, I4C के तहत कार्यरत है। ये समन्वित साइबर सुरक्षा के लिए जो संस्था है वो यही काम करती है, I4C, और फोरेंसिक पुलिस वगैरह ये काम करते हैं। अगला इससे संबंधित ये GS3 का जो साइबर सिक्योरिटी है उससे संबंधित मेंस में आएगा, और प्री का क्वेश्चन ये नीचे दे दिया, ये वाला आ जाएगा, ये रहा प्री का जो है कि इसके बारे में I4C के बारे में दिया है, फिर स्टेटमेंट है। अगला देखें ग्वाटेमाला के बारे में, तो ग्वाटेमाला जो है ज्वालामुखी, भूकंप और पड़ोसी देश उनका हमें थोड़ा मैपिंग देखनी है। क्यों? क्योंकि ग्वाटेमाला में क्या हुआ है, फ्यूगे ज्वालामुखी है, नाम है फ्यूगो, तो फ्यूगो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है कि ये फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पे, अभी तो पता चल जाएगा, पर पेपर में जब मैच द फॉलोइंग के लिए आएगा तो ये दिक्कत करता है। तो अगर पूछ ले फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो नाम देखो थोड़ा इंग्लिश नाम का ही है फ्यूगो, तो इंग्लिश टाइप का, तो जापान इंडोनेशिया की तरफ थोड़ा नहीं है, मतलब याद तो करना है, कन्फ्यूज़ होंगे ही होंगे, तो फ्यूगो याद कर लो इसे। तो फ्यूगो कहाँ है, जो ग्वाटेमाला में है, तो यहाँ पे अभी ज्वालामुखी फटा है, तो इस वजह से। अब ग्वाटेमाला की मैपिंग देखते हैं। जब हम साउथ अमेरिका से नीचे, ये कौन सा है, साउथ अमेरिका से उत्तरी अमेरिका की ओर चलेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहली कंट्री कोलंबिया, कोलंबिया के बाद पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस, एल साल्वाडोर, और उसके बाद पड़ता है ग्वाटेमाला सिटी, मतलब ग्वाटेमाला सिटी उसकी राजधानी है, कंट्री का नाम है ग्वाटेमाला, क्योंकि छोटी कंट्री। फिर इधर बनता है बेल्जी, और ऊपर मैक्सिको सिटी। अब दो तीन चीज़ें याद रखनी है, पहले तो इनके कंट्री के नाम, कभी कभी ये पूछ लेता है कि इस एरिया की कौन सी कंट्री है, कौन सी नहीं है। फिर अब मैक्सिको से टच होती है सीमा, क्या बिल्कुल हो रही है, मैक्सिको ऊपर की तरफ बेल्जी है, नीचे की तरफ होंडुरस है, और होंडुरस और सेल्वाडोर है, फिर निकारागुआ है, कोस्टा रिका, पनामा। ऐसा नहीं है इनकी लोकेशन पूछेगा कौन सा, मतलब किससे सीमा लगाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना याद रहे, पनामा नीचे की तरफ मिलेगा, ग्वाटेमाला ऊपर की तरफ मिलेगा, क्योंकि इतना पेचीदा करके तो याद नहीं कर सकते एक एक पॉइंट कि ये, तो बस हमें याद रखना ऊपर की तरफ मिलेगा ग्वाटेमाला, नीचे पनामा, बीच में कोस्टा रिका, निकारागुआ। इधर तो हमने कई बार ये पढ़ाई है, ये वाला एरिया जो वेस्ट इंडीज़ का एरिया है। अब यह मध्य एशिया का देश है, अभी हमने देख लिया, राजधानी भी देख ली, और ये कहाँ पे है, तो एक साइड तो प्रशांत महासागर है, ये इस ओर प्रशांत महासागर है, दूसरी ओर कौन सा है, अटलांटिक है इस ओर, पर इसकी सीमा तो मुख्यतः किससे लग रही है, प्रशांत महासागर से, क्योंकि इसकी सीमा तो यही है ना, ये वाला एरिया, तो प्रशांत महासागर से और होंडुरस की खाड़ी से लगता है। सीमावर्ती देश हमने देख ही लिए, मैक्सिको, बेल्जी, होंडुरस और अल साल्वाडोर। अब यहाँ पे फ्यूगो तो अभी फटा है, पर एक और है पकाया करके, तो फ्यूगो और पकाया एक और ज्वालामुखी, और सांता मारिया, ये तीन ज्वालामुखी यहाँ के फेमस है। तो अभी केवल जो सक्रिय हुआ है फ्यूगो हुआ है, पकाया एक और है, हमें इतना ही याद रख सकते हैं कि फ्यूगो कहाँ पे है। इसके बाद है, अब यहाँ का जो सबसे ऊंचा स्थलाकृति है जो इस एरिया की, ग्वाटेमाला की, वो देख लेते हैं। तो ग्वाटेमाला में सबसे ऊंचा बिंदु है ताजुमुल्को ज्वालामुखी है, ताजुमुल्को ज्वालामुखी, नाम ऐसा लग रहा है ना अपने यहाँ जैसा ताजमहल टाइप का, ताजुमुल्को जैसे ही मुल्क जैसा लग रहा है, तो ताजुमुल्को ज्वालामुखी है, ये मध्य अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है जो इस एरिया में है। तो ये वाला में एक याद रख सकते हैं। अब इससे संबंधित कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो मेंस में बनेगा, तो ज्योग्राफी में, मतलब GS 1 पेपर में आ सकता है कुछ, भूकंप इधर क्यों आते हैं, क्यों ज्वालामुखी इस एरिया में। उसके बाद आपदा प्रबंधन में, क्योंकि ज्वालामुखी फटा है, तो तीसरे में। और GS का ये क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स के लिए है। अगला है प्लास्टिक आइस 7, तो प्लास्टिक आइस, अब नाम है एक तो प्लास्टिक, दूसरा नाम है आइस। अब ये क्या बात हुई, तो हमने पानी की 3 अवस्था आज तक हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं साइंस, तो क्या पढ़ते हैं NCERT में, पानी कैसा हो सकता है, या तो तरल हो सकता है, और तरल के साथ कैसा हो सकता है, एक तो बर्फ़ में, मतलब कठोर हो सकता है बर्फ़ के रूप में, और तीसरा हो सकता है गैसीय फॉर्म में। पर आज हम पढ़ेंगे पानी की एक चौथी अवस्था भी मौजूद है, तो पानी की एक चौथी अवस्था, उसके बारे में देखेंगे। तो इसे प्लास्टिक आइस 6 का आ गया है, तो प्लास्टिक 6 आइस 6 की, मतलब जो 7 है, प्लास्टिक आइस 7 इसकी खोज हुई है, पानी की चौथी ज्ञात अवस्था है, उन्नत इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग प्रयोग द्वारा की गई है। इसकी जो खोज की गई है, कैसे, स्कैटरिंग तो हम साइंस में पढ़ते ही ना, स्कैटरिंग बिखर जाता है जब प्रकाश, उसे क्या कहते हैं, प्रकीर्णन, जो हिंदी में कहते हैं उसे प्रकीर्णन, तो स्कैटरिंग है। तो स्कैटरिंग, न्यूट्रॉन की जब स्कैटरिंग हुई, तो हमें ये पानी के व्यवहार के बारे में पता चला कि पानी की चौथी अवस्था है, जिसे प्लास्टिक आइस नाम दिया गया। सामान्य बर्फ़ की अवस्था, अब नॉर्मल हम पढ़ते हैं उससे ठीक उल्टा बस हमें याद रखना है, क्योंकि अगर ये प्रीलिम्स में आया तो इसके बेसिक फैक्ट अगर हम लॉजिक लगाएंगे तो गलत करेंगे। कैसे, इसे देखते हैं। तो यह बर्फ़ असामान्य अवस्था है, क्योंकि अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पे बनता है। अब हम क्या पढ़ते हैं, इसका उल्टा पढ़ते हैं,
कि जो आइस या पानी हम देखते हैं तो निम्न तापमान पे पड़ेंगे, क्योंकि उच्च पे तो हम गैस अवस्था पढ़ते हैं। तो पर ये उल्टा है, ये क्या है, अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पे बनता है, ज़्यादा टेम्परेचर है और ज़्यादा इतना नहीं, 150 से ऊपर। तो ये उच्च तापमान और दबाव पे ये वाली बर्फ़ बनती है सामान्य अणुओं का स्वतंत्र घूर्णन होता है। यहाँ पानी के अणु कठोर क्रिस्टलीय संरचना में रहते हुए भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं, पानी अगर वो जम जाता है तो उसके अणु तो यहीं यहीं रहेंगे ना, उसी जगह के उसी। इसमें क्या होंगे, बर्फ़ भी जमी होगी ना, बर्फ़ भी, उसके बाद भी अणु इसके इधर उधर जा रहे होंगे। खोज बताती है कि पानी का व्यवहार, इससे हमें क्या चीज़ पता चला कि हम जैसा सोचते हैं असल में अंतरिक्ष वैसा नहीं है। अब सोचो, पानी तक बदल जाता है ऊपर जाने के बाद, पानी की भी व्यवहार में नई चीज़ें पता चली हैं। तो इससे हमें निर्माण की स्थिति हमने देख ही लिया। तो समुद्री दाब से अगर सोचें तो 30,000 गुना अधिक यहाँ पे दबाव में ये बनता है। तो 3 GPa का मतलब क्या है, समुद्री दाब की अपेक्षा समुद्री प्रेशर काफ़ी होता है। क्योंकि हम ओशियन गेट हमने पिछली वर्ष ही तो देखा था, जो ओशियन गेट एक घटना हुई थी जिसमें वो शिप थी वो पानी में ख़राब हो गई थी, आके फट गई थी। तो सोचो, उससे ज़्यादा 30,000 से अधिक दाब है यहाँ पे, और उस दाब में और टेम्परेचर कितना, 450 केल्विन, मतलब 177 डिग्री सेल्सियस, उसमें ये बर्फ़ और पानी पाया जाता है। तो ये सामान्य बर्फ़ की अवस्था में निर्माण करने की अत्यधिक चरम परिस्थितियों में ये बनता है, मतलब उच्च तापमान और टेम्परेचर, इतना याद रखना है इसके बारे में। खोज क्या हुई है, तो इसमें पहले प्लेनेटरी साइंस जो है, ग्रह विज्ञान, उसके संबंध में हमें अंदरूनी भाग समझने में अब इसे मदद मिलेगी कि अगर दूसरे प्लेनेट पर जाके अगर पानी अलग मिल सकता है तो चीज़ें अलग हो सकती। एलियन जीवन की संभावनाएं भी मिलेंगी। अब एलियन का मतलब यहाँ वो मूवी वाला एलियन नहीं है, मानव एलियन जीवन का हो सकता है कि कोई सूक्ष्म ऐसे अणु मिले, सूक्ष्म जीव मिले कुछ ऐसे, तो और संभावना हो सकती है। क्योंकि पानी अगर क्रिया अलग अलग कर रहा है, पानी के रहस्यों को उजागर कर सकेंगे इससे, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। पेपर कहाँ पे आता है, साइंस टेक में एक तो आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, GS पेपर 3 में, मेंस में, प्रीलिम्स में क्या आ सकता है, वो ये रहा। तो ये अगर क्या है, प्लास्टिक आइस 7 एक उच्च तापमान टेम्परेचर पर बनने वाली बर्फ़ है, तो ये सही है कि गलत है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा क्या है, अगर कहे यह अवस्था पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बताई जाती है। तीसरा आपको देखना है। इसके बाद है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है, शायद ये हमने एक बार पढ़ा है अभी, रिवाइज मतलब दोबारा एक किसी आर्टिकल में। तो अस्त्र जो मिसाइल है भारत का स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल का मतलब जो दिखाई न दे, मतलब दूर तक जाएगा ये, और एयर टू एयर है मतलब एयर से छोड़ के एयर में ही ये टारगेट कर सकता है। तो अस्त्र मिसाइल है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह भारतीय वायुसेना के लिए ही होगा, क्योंकि ये अस्त्र कहाँ पे है, हवा से हवा में है। तकनीक क्या है, अस्त्र एक अत्याधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये देख लिया इसमें हमने। इसके बाद है अस्त्र में बियॉन्ड विजुअल रेंज में काम करेगा। DRDO ने इसे विकसित किया, DRDO के अंतर्गत ही ये है ADA जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये DRDO द्वारा विकसित है और हवा से हवा में ये मार करेगा। तो अस्त्र के बारे में हमें ये याद रखना। अब कितनी रेंज होगी, 880 से 110 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर के आसपास हम याद रख सकते हैं अस्त्र को। मैक स्पीड कितनी होगी, तो एक तरीके से लगभग हाइपरसोनिक पे ही हम जा रहे हैं, क्योंकि 5 मैक के आसपास है, 4.5 मैक। तो 4.5 में मतलब कौन सा होगा, एक होता है सबसोनिक, फिर सुपरसोनिक, और सुपरसोनिक के बाद हाइपरसोनिक। तो ये किस में आ जाएगा, सुपरसोनिक में, क्योंकि 1 मैक से 5 के बीच में कौन सा आता है, सुपरसोनिक। तो ये इसमें कौन सा है, सुखोई से इसे लॉन्च कर सकते, तेजस से, अन्य लड़ाकू विमान से भी इस अस्त्र मिसाइल को हम भेज सकते हैं। तो बियॉन्ड विजुअल, हवा से हवा में, स्वदेशी है, सुपरसोनिक स्पीड से चलेगा। इसके बाद है किस में आ सकता है, साइंस टेक में ये आ सकता है, और प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है। अगला देखें, भारत की रक्षा तकनीक में प्रगति। तो स्वदेशी यही अस्त्र के बारे में है, और वायुसेना की इससे क्षमता बढ़ेगी। तो वही वाली चीज़ें इसमें निष्कर्ष में कि हमें याद क्या रखना है, अगर मेंस में आएगा कि स्वदेशी हथियार के रूप में हमारा रहेगा, वायुसेना की क्षमता बढ़ जाएगी और आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ेगी। क्योंकि अब हम सोचो भारत में ये बना पा रहे हैं, तो भारत में बना पा रहे तो हमारी क्षमता बढ़ जाएगी जो है। अब अगला आर्टिकल है भारत और मॉरिशस के बारे में। तो भारत और मॉरिशस संबंध, उन्नत रणनीति के बारे में। तो हुआ क्या है, मॉरिशस पे हमने एक आर्टिकल देखा था, मोदी जी यहाँ गए थे मॉरिशस में, ये रहा। अब यहाँ पे कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये रेखा कौन सी है, मकर रेखा। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, मॉरिशस मकर रेखा के उत्तर में, दक्षिण में, ऐसा आसान सा बन सकता है। तो मॉरिशस हमें ये देखा। दूसरा पूछा जा सकता है, मॉरिशस किस साइड है, तो मेडागास्कर के पूरब में है, उत्तर में, दक्षिण में है, या
पश्चिम में है। तो मेडागास्कर ये रहा, मॉरिशस ये रहा। उसके बाद मॉरिशस आइलैंड का एक आर्किपेलागो है, मतलब एक द्वीपों का एक एरिया है, उसके कहा जाता है चागोस आर्कोपेलागो। और इसी का सबसे ऊंचा मतलब सबसे बड़ा एक आइलैंड है, ये तो पूरा आर्किपेलागो है, मतलब ये कई सारे जो आइलैंड है उनका समूह कहलाता है आर्किपेलागो। अब इस आर्किपेलागो का चागोस का जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम क्या हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था डियागो गार्सिया है। तो डियागो गार्सिया सबसे बड़ा आइलैंड है, तो इन्हीं को लेकर हमें ये समझना है। तो मॉरिशस में गए। अब मॉरिशस का थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं भारत में क्या है, भोजपुरी बोली जाती है, तो इसी बिहार वाले एरिया से यहाँ पे क्या हुआ करता था, उस टाइम अंग्रेज हुआ करते थे, वो यहाँ से इन मज़दूरों को, बंधुआ मज़दूरों को मॉरिशस, चागोस इन एरिया में या अफ्रीका में ले जाते थे। अब उन्हीं लोगों के द्वारा असल में आज मॉरिशस में जो बसे हुए हैं वो वही लोग हैं जो भारत के ही हैं। तो भारत के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहले से संबंध है, अब थोड़ा और अच्छा हो जाएगा हमारा। तो राजनयिक संबंध बनेंगे दोनों देशों के बीच, आर्थिक सहयोग बढ़ेगा, सांस्कृतिक संबंध हमारे पहले से ही है, और हिंद महासागर में चूँकि सहयोग होगा इससे तो हमारा अच्छा रहेगा इससे। अब भारतीय प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा के प्रमुख परिणाम देखें तो सीमा पार व्यापार में अगर बढ़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा अगर ट्रेड एंड इन्वायरमेंट मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है तो ये अच्छा रहेगा ना, पूरा हिंद महासागर हमारे लिए खुला होगा, क्योंकि इस एरिया में चाइना पहले से ही काफ़ी दखल देता है। फिर महासागर एक पहल स्टार्ट की। अब इम्पोर्टेंट रहेगा ये कि भारत और जब उससे मिले थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मोदी जी, तो कौन सा एक पहल चर्चा में आई थी, तो उसका नाम क्या था, महासागर पहल है। महासागर में क्या है, ग्लोबल साउथ, भारत ने वैश्विक ग्लोबल साउथ के लिए, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है, जो गरीब देश हैं, विकासशील और अल्प विकसित देश हैं, तो उन्हें कहा जाता है ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के लिए महासागर मतलब महासागर का मतलब क्या है, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, ये फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है। तो महासागर का मतलब है म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी। तो इसकी एक नई पहल स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य क्या है, व्यापार को बढ़ावा देना, आपसी सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो एक तो ये महासागर आ सकता है। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि मॉरिशस भारत में रुपए भेजने में सेकंड नंबर पे आता है, तो इस वजह से यहाँ पे हम ये भी काम कर सकते हैं। तो एफडीआई में हम 23-24 में भारत में दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई का स्रोत सिंगापुर के बाद मॉरिशस ही था। तो एफडीआई भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, मॉरिशस से, सिंगापुर के बाद। तो अगर रुपये इतना आता है तो हमारे संबंध वैसे ही अच्छे रहते हैं। भारत ने 1948 में मॉरिशस के साथ राजनयिक संबंध बनाए थे। 22-23 में हमारा द्विपक्षीय जो व्यापार है 554 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंचा है। उसके बाद ये वाली चीज़ें रहेंगी। मॉरिशस के साथ हमारा सरप्लस है, भारत को मॉरिशस के साथ व्यापार में ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम फ़ायदे में रहते हैं, हम मॉरिशस को ज़्यादा निर्यात करते हैं आयात की अपेक्षा। तो एक तो ये वाला पॉइंट अच्छा है, भारत मॉरिशस के साथ व्यापार में सरप्लस है ट्रेड। तो ये उसके बाद एफडीआई वाला, ये तो इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई का निवेशक, एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। मॉरिशस की 70% जनसंख्या जो अभी हमने देखा भारतीय है, क्योंकि यहाँ पे कौन से लोग ज़्यादा बसे हैं, जो भारत से ले जाए गए थे, तो 70% भारतीय है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में ही स्थित है। विश्व का जो हिंदी सचिवालय है, विश्व में हिंदी के लिए जो ग्रुप है वो मॉरिशस में ही है, जो हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने का काम करता है। अब ये कुछ 4-5 क्वेश्चन है छोटे छोटे, इन्हें आपको बताना है। तो ये वाला, जैसे मॉरिशस के साथ कौन सी घोषणा की गई है, समझौते पर हस्ताक्षर कितने पे की गई, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यह है कि कितनी जनसंख्या है। इसके बाद है NHB। NHB क्या होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक। अब हाउस के लिए लोन दिया जाता है, तो ये कौन सा हो जाता है, हाउसिंग बैंक। तो आवास क्षेत्र में प्रगति का रुझान हमें देखने को मिला है। तो राष्ट्रीय बैंक जो है, आवास बैंक द्वारा जारी ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया रिपोर्ट में आवास क्षेत्र में ऋणदाताओं को मतलब ज़्यादा ऋण दिया जा रहा है। तो अच्छी बात है, आवास क्षेत्र में लोग ज़्यादा ऋण ले रहे हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया है बैंकों की हिस्सेदारी, कुल आवास ऋण में बैंकों की हिस्सेदारी 81% है, इन बैंकों की मतलब हाउसिंग बैंकों की, और HFC की हाउसिंग बैंक की 19% है। मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल बैंक हम पढ़ते हैं, SBI हुआ, कैनरा बैंक हुआ, या कोई सी बैंक हम जो नॉर्मल बैंक लेते हैं, उन बैंकों की हिस्सेदारी 81% है। मतलब 81% लोग हाउस
का लोन उनसे ही लेते, पर 19% जो लोन लिया जाता है वो स्पेशल इन हाउसिंग बैंक से लोग ले रहे हैं स्पेशल। तो हाउसिंग बैंक से काफ़ी ज़्यादा है, वैसे अभी कम लग रहा होगा, पर सोचो हम ज़्यादातर लोन इन बैंकों से ही लेते हैं जो नॉर्मल बैंक होते हैं। तो कुल आवास बैंक में अब 19% हो गया हाउसिंग बैंक का। ऋण वितरण में भी इनका अच्छा है कि मध्यम आय वालों की हिस्सेदारी ज़्यादा है, 44%। अब ये तो कह ही सकते घर बनवाएगा इंसान तो मध्यम आय वाला ही ज़्यादा रहता है, तो ये है। उसके बाद जीडीपी वगैरह में इनका योगदान है, तो पहले 6.60 हुआ करता था, 11.29 हो चुका है जीडीपी में योगदान आवास ऋण का, तो ये। उसके बाद केवल 5% इमारतें ग्रीन बिल्डिंग के रूप में पर प्रमाणित हुई हैं। तो घर के लिए लोन तो मिल रहा है पर ग्रीन बिल्डिंग इमारतें नहीं हैं। चुनौतियाँ क्या हैं अभी? वित्तीय असमानता। अब देखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है, अब देख क्या है इसमें कि दक्षिण भारत में ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के देशों को मतलब दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन्हें 35% ऋण दिया जा रहा है, पश्चिम के को दिया जा रहा है 30%, उत्तर भारत का 28% और पूर्वी भारत का जो है 5 और नॉर्थ ईस्ट में 0.68। क्या मतलब है कि दक्षिण भारत और ये वाला एरिया को ज़्यादा ऋण मिल रहा है, जबकि पूर्वी और उत्तर वाला एरिया जो है उसे कम ऋण मिल रहा है। तो ये वाली असमानता तो है। असमानता से कई सारे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ एरिया में गरीबी है, कुछ एरिया में जोखिम है, तो जैसे जलवायु जोखिम, आग, बाढ़, चरम मौसमी घटनाएं भी बढ़ रही हैं आवास क्षेत्र का विस्तार होने से। ग्रीन बिल्डिंग में बाधाएं आ रही हैं क्योंकि लोग घर तो बनवा रहे हैं पर ग्रीन बिल्डिंग नहीं है। आवास क्षेत्र में अवसर, अब क्या कर सकते हैं, तकनीकी उन्नत कर दो, एआई वगैरह, 3D वगैरह, नगद प्रवाह, रियल एस्टेट में छोटे निवेशकों को बड़े प्रोजेक्ट में निवेश में शामिल करना। मतलब क्या हुआ, रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं उनमें छोटे निवेशकों को बड़े प्रोजेक्ट में से बड़ी सी बिल्डिंगें बनी, अब ऐसी बिल्डिंगें बने ना रियल एस्टेट की, उनमें आवास मिल जाया करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो ज़मीन भी कम घेरती हैं और थोड़ा ग्रीन बिल्डिंगें भी होती हैं। अब अलग अलग बनते हैं तो ज़मीन भी ज़्यादा जाती है। उसके बाद बजट में प्रोत्साहन दिया गया अर्बन चैलेंज फंड, भारतीय मतलब राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन जैसे आवास क्षेत्र को गति देने के लिए शुरू किए गए अर्बन चैलेंज फंड। एनएचबी के बारे में देख लेते हैं हल्का कि 1987 में बना था, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही रहता है, दिल्ली में इसका मुख्यालय, बाकी इसकी वित्त वगैरह ये नहीं देखना, हमें क्या देखना, 87 में बना था, दिल्ली में इसका मुख्यालय। क्या है, आरबीआई के द्वारा आएगा, बिल्कुल जो आरबीआई के द्वारा इसका स्थानांतरण हो चुका है, मतलब हाउसिंग फाइनेंस बैंक कंपनियों की निगरानी और उनके पंजीकरण आरबीआई द्वारा आरबीआई को स्थानांतरित हो चुके हैं। तो ये अब इसके बाद ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, तो ये हुआ। इसके बाद अगला है 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत है सबसे बड़ा Web3 डेवलपर बन जाएगा। Web3 डेवलपर मतलब ये जो नई टेक्नोलॉजी के साथ हम समन्वय कर रहे हैं। तो जो है ये हैशेड इमरजेंट की एक रिपोर्ट है, हैशेड इमरजेंट की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि भारत Web3 डेवलपर समुदाय तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका अभी हमारा योगदान विश्व में 17% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। सोचो केवल 17% भारत से ही हो और दुनिया में तो 200 से ज़्यादा देश हैं, तो 17% अगर भारत से, तो बड़ी बात है, तो ये याद रखना है। अब इस क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा Web3 को लेकर। तो 2024 में 4.7 मिलियन डेवलपर गिटहब से जुड़कर 28% वृद्धि की थी। अब हमें जो देखना है वो मेन है कि Web3 क्या है, Web3 वो देखते हैं। तो इसमें वर्चुअल समानांतर, मतलब पढ़ने से हमें क्या लग रहा है, वर्चुअल वगैरह तो एआई वगैरह यूज़ होंगे, तो यही देखते हैं जो मेन है, ये क्वेश्चन इसमें से आएगा अगर आएगा तो Web3 इंटरनेट की अगली पीढ़ी है जो ब्लॉकचेन तकनीक और डेटा विकेंद्रीकरण पर बढ़ावा देती है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ, अभी तक कैसे है, जैसे हमारा डाटा एक चिप में हम डाल लेते थे पहले या मोबाइल में संरक्षित, अब हमारा डाटा कहाँ रहता है, सर्वर के पास रहता है। आजकल हर एक जानकारी कहाँ रहती है, हम क्लाउड पर सेव करते हैं, तो क्लाउड में एक सर्वर पर रहता है। अब क्या हो कि वो जानकारी एक जगह ही संरक्षित कर दी जाए और लीक हो तो पूरी हो जाए, पर क्या हो इसे हम ब्लॉक में कर दें, अलग अलग संरक्षित करते हैं, थोड़ी जानकारी मतलब इस रूप में अलग अलग रहे, तो यही होता है ब्लॉकचेन। तो जो वेब 1 हुआ करता था सबसे पहला 1990 में, ये केवल पढ़ने योग्य वेब हुआ करता था। जैसे उस टाइम क्या हुआ करता था, केवल मैसेज आ जाते थे, मैसेज चले जाते थे, यही तो हुआ करता था। तो ये था पहले तो उपयोग करता हुआ करता था। उसके बाद वेब 2 आया, वेब 2 में यहाँ पे क्या हुआ, पढ़ने और लिखने योग्य मैसेज बने, मतलब वेब हो गया। मतलब पहले क्या होता, गूगल पर सर्च किया हमने, पढ़ लिया, फिर पढ़ने के लिए और लिखने के लिए हम उसे एडिट भी कर सकते हैं, तो ये वाली आई। अब क्या है, पढ़ना लिखना और
निष्पादित करना मतलब एडिटिंग करना, और सारी चीज़ें और आ जाएंगी। तो इनमें ब्लॉकचेन विकेंद्रीकरण हो गया। तो ये वाली चीज़ क्या है, एआई से अब कनेक्ट हो जाएगा ब्लॉकचेन से। तो ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है। ब्लॉकचेन की विशेषताएं, विकेंद्रीकृत होता है ब्लॉकचेन क्योंकि इस पर कोई सेंटर नहीं है। मतलब अगर बैंक का ब्लॉकचेन पे डाटा है तो आरबीआई और उनके नियंत्रण में कुछ नहीं होता है। तो इस पर कोई केंद्रीकरण नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, विकेंद्रीकृत होता है ब्लॉकचेन। सुरक्षित भी होता है क्योंकि हर एक डाटा अगर अलग अलग ब्लॉक में संरक्षित रखा जाएगा तो कोई अगर एक डाटा हमारा ले भी लेता है तो वो कुछ यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि डेटा पूरे जुड़ के ही बनता है। तो ये अपरिवर्तनीय, एक बार दर्ज कर दिया गया तो डेटा को चेंज ऐसे नहीं किया जा सकता, मतलब कोई उसमें हैक करके चेंज नहीं कर सकता है। तो ये स्मार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनमें, मतलब इसमें स्वतः निष्पादित डिजिटल अनुबंध होते हैं, मतलब हम खुद ही उनमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कंसेंसस ली जाती है। इसके बाद समय निर्धारित होता है प्रत्येक, अगर जैसे ओटीपी आता है तो आता है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट, तो समय निर्धारित ये सारी चीज़ें होती तब तक ही ऐड कर सकते हैं। ब्लॉकचेन के कहाँ है, हर जगह यूज़ हो सकता है। एनएफटी नॉन फंजिबल जो टोकन होते हैं, जो टोकन वगैरह हम यूज़ करते हैं उनमें जो होता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, रियल वर्ल्ड असेट में जो होता है, इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं। तो नॉन फंजिबल टोकन्स में यूज़ कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज हो ही गया। तो ये अब इसके संबंध में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इसके बाद है गाँव की सरकार और बजट का खेल। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि गाँव में जो बजट दिया जाता है उस बजट में गाँव में कम पहुँच पा रहा है। तो एक गाँव में अगर विकास होना है तो पंचायत ताकतवर होना चाहिए, जैसे केरल में होता है। यही संदेश लोकसभा की स्थायी समिति ने दिया है कि गांव को ताकतवर होने के लिए उनके पास बजट होना चाहिए। और ग्रामीण विकास की रिपोर्ट अभी बताई है, उसमें कहा है कि उन्हें गांव को ज़रूरत के अनुसार पैसा नहीं मिल रहा है और ये योजनाएं ज़मीन पर सही से लागू नहीं हो पा रही हैं इस वजह से। तो अब ये मेन चीज़ है, क्यों, क्योंकि पंचायत खुद कमाने में तो ज़्यादा सक्षम है नहीं है भारत में। तो ये है। अब बजट की हकीकत देखें तो अगर तो तभी लिखा है कि नाम बड़े दर्शन छोटे हैं कि 2023-24 के बजट में और 25-26 के बजट तक अनुमान जो था मामूली वृद्धि हुई है। मतलब बजट देने में अभी सोचो कम वृद्धि हो रही है, 100 से 115 हुआ, जबकि संशोधित मतलब जो खर्च आया है वो 35 तक आया है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि 100 रुपये अगर हमने दिया है, 100 से 115 हमारा खर्च अब सरकार दे रही है, पर खर्चा कितना आ रहा है, 135 तक आ रहा है गाँव से खर्चा। तो असल में जो 20 रुपये बीच का ये तो पहुँच ही नहीं रहा, तो विकास कैसा है, रुक रहा है। तो पंचायत योजनाएं, पंचायत की जो योजनाएं होती हैं वो मांग आधारित होती हैं। वैसे समझो मांग आधारित है, जितना ज़रूरत होगी उन्हें पैसा मांगा जाता है, लेकिन सरकार उतना देती नहीं है आजकल, तो योजनाएं फिर रुक जाएंगी। तो यही एक समस्या इसमें है। पंचायतों को क्यों मिल रहा है कम पैसा, तो एक तो वो है पेशा अधिनियम चलता है जो भारत में 1996 का, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। इसमें क्या है, आदिवासी इलाकों में पंचायतों को मजबूत करने के लिए आया था, पर वही बात है कि यहाँ वित्त की कमी कर दी जाती है। ग्राम स्वराज अभियान चल रहा है, उसमें भी फंड नहीं मिल रहा है। स्वामित्व योजना, इसमें भी क्यों, क्योंकि फंड अपने यहाँ वित्त मंत्रालय और सरकार के पास पूरा नियंत्रण होता है। जैसे पंचायत के पास हम पढ़ते तो हैं 29 विषय होते हैं, पर 29 विषय के अधिकार जो वित्त वाले हो तो सब सरकार के पास है, तो सरकार रुपये देती नहीं है, इस वजह से समस्या आ रही है। तो स्वामित्व योजना जैसे है, ये गाँव की ज़मीन की ड्रोन मैपिंग करते हैं, डिजिटल हो रहा है, भूमि विवाद कम हो रहा है, पर और जो होता है, पर जो रुपए वगैरह दिया जा रहा है वो कम दिया जा रहा है। तो पंचायतों में स्टाफ की जैसे भारी कमी है, डिजिटल गवर्नेंस नहीं हो पा रहा है, पंचायत पैसे नहीं है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। अब चुनाव, पंचायत चुनाव और आत्मनिर्भरता। तो पंचायत चुनाव कब होंगे, तो कर्नाटक सरकार में जैसे चुनाव लटके पड़े हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पंचायत के चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। अब चुनाव नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा, जैसे कर्नाटक में हो रहा है। पंचायत आत्मनिर्भर कैसे बने, तो अभी पंचायतें फंड पे टिकी हैं सरकार की अपेक्षा पे, खुद कमाई लेकिन कर सकती हैं क्या, तो उसके लिए सरकार को नीतियाँ तो बनानी ही पड़ेंगी। तो ये वाला अब इसके संबंध में भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगला है खेती किसान और बजट का गणित। वही आया है ये रिपोर्ट, 2 रिपोर्टें आई थी उसमें, एक जो अभी हमने देखा ऊपर, 2-3 रिपोर्टें अभी संसद में आई, तो एक और रिपोर्ट है खेती किसान और बजट का गणित है। तो किसान क्या होते हैं, देश की रीढ़ होते हैं, तो उनकी ताकत मेन होती है। तो इसके संबंध में रिपोर्ट आया और रिपोर्ट का जो आंकड़ा है बस हमें वो देखना है। अब इसमें देखो इसका ग्राफ गिर रहा है नीचे, 3.5 से स्टार्ट हुआ था, ये 3.5 से स्टार्ट हुआ था, अभी 2.5 पे आ गया है लगभग। क्या है,
है बजट कटौती हो रही है, मतलब किसानों के पैसे को घटाया जा रहा है, किसानों के हिस्से का पैसा कम होता जा रहा है। तो 3.5 हुआ करता था 21-22 में, मतलब उनके पास जाता था परसेंट में कृषि का, पर अब के रुपए कितना जा रहा है 2.12 हो गया है। तो यही वाली चीज़, मतलब किसानों के पास जो पैसा पहुंचना था वो कम जा रहा है। तो इस वजह से ये सारी समस्याएं, ये रिपोर्टें आई हैं असल में लोकसभा में, तो रिपोर्ट आती है तो ऐसा पूछा जा सकता है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, इतना क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ऐसे गहन आंकड़े नहीं आएंगे, मेन है कि क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये भारत में लगभग 44% कृषि बल अभी भी किस पे संबंधित है, कृषि से जनता निर्भर है। जीडीपी का 18 से 20% है। अगर बजट घटता रहा तो किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, ये रिपोर्ट में पूछा गया है। फसल अवशेष और पराली जलाओ और कमाई करो, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं कि उत्तर भारत वाले एरिया में, जो पंजाब वाला एरिया है, उस पंजाब वाले एरिया में क्या होता है, गर्मी जब सर्दियां आती हैं दिवाली के टाइम पे, तो फसलें काटी जाती हैं। उन फसलों को काटने के बाद उनको पराली जो रह जाती है नीचे डंठल, उन्हें जला दिया जाता है, ताकि वो एक तो कार्बन के रूप में, खाद के रूप में काम करें, दूसरा उन्हें काटना महंगा होता है। तो अब क्या सरकार कर रही है कि किसानों के पास इसे नष्ट ना करे, इसके लिए सरकार केमिकल भी देती है। और अब सरकार कह रही है अगर वो पराली लेके आओगे तो हम उसे डिकम्पोज करेंगे, बदले में पैसा दे देंगे। तो पराली से बायोफ्यूल, खाद, ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये सरकार का एंगल है। तो ये है, तो किसानों को अभी क्या होता है, किसानों के लिए क्या क्या बदली हैं चीज़ें, तो इसमें जो नाम बदल दिया गया है, एक तो किया गया है क्या, DAFFLW ये नाम हो गया, मतलब कृषि किसान और खेती मजदूर कल्याण विभाग, इसका नाम कर दिया गया है जो विभाग का, कृषि किसान और खेती मजदूर विभाग। वजह क्या है, खेती सिर्फ किसान की नहीं बल्कि खेतिहर मजदूरों का भी योगदान तो होता है, किसान का ही तो खेत नहीं होता बल्कि मजदूर करते हैं, तो इसका नाम इस वजह से चेंज कर दिया है। तो खेत मजदूरों को भी अब पीएम किसान का लाभ मिलेगा, जो पीएम किसान योजना चलती है उसका नाम मिलेगा। राष्ट्रीय न्यूनतम जीवन यापन वेतन आयोग बने, मतलब अभी कहा गया है कि राष्ट्रीय न्यूनतम जीवन यापन जो होता है उतना रुपए तो मिलना चाहिए, तो उतना एक आयोग बने। और लास्ट में ये सारी चीज़ें क्यों करी गई, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देना है। और जैविक खेती अगर बढ़ेगी तो उस पर एमएसपी भी दिया जाए, तो एमएसपी को भी बढ़ावा देना चाहिए। रिपोर्ट में और हैं, समितियां हैं, तो सिफारिशें करती हैं, सभी सिफारिशें हैं रिपोर्ट की कि जैसे पीएम किसान का लाभ मिले, न्यूनतम जीवन यापन मिले, ऑर्गेनिक अगर खेती कोई करता है तो एमएसपी दी जाए उसके संबंध में। और जी ये सिफारिशें ऐसे 2 हेक्टेयर तक के किसान को मुफ्त फसल बीमा मिले, अभी रुपये देना पड़ता है न्यूनतम, पर रिपोर्ट का कहना है कि 2 हेक्टेयर तक फसल बीमा योजना मिले, पराली के प्रबंध की नीति अच्छी हो, और किसान कृषि बजट बढ़े, कृषि बजट बढ़ेगा तो सारी चीज़ें सही हो ही जाएंगी। तो इसके संबंध में ये क्वेश्चन दिया है। अगला है तेल क्षेत्र में सुधार और युवा लेखकों के अवसर। अब 2 अलग अलग हैं, पर चूंकि ये संसद में एक ही दिन में पेश किए गए थे, जो संसद में अहम घोषणाएं की गई थी, तो 2 घोषणाएं हमें पढ़नी है अलग अलग। एक तेल क्षेत्र में सुधार का और लेखकों का, युवा लेखकों के लिए है। तो ऑयल के लिए ऑयल फील्ड का रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल है। तो तेल क्षेत्र में नई क्रांति, क्या बदलेगा नया बिल, तो एकल परमिट होना चाहिए। तो अब अलग अलग लाइसेंस का झंझट खत्म कर दिया, जैसे तेल क्षेत्र की कोई कंपनी है तो उसे एकल परमिट प्रणाली मिलेगी। खनिज तेलों की परिभाषा विस्तारित की कर दी है। अभी तक खनिज तेल में वही तेल जो मंगाते थे वो देखते थे, अब इसमें हाइड्रोकार्बन, CBM जो होता है कंप्रेस्ड बायोगैस वाला आ जाएगा, इसके बाद मीथेन, उसका सेल गैस तेल, इन सबको शामिल किया गया है जो खनिज तेल की परिभाषा में। 1948 का जो अभी तक कानून हुआ करता था उसे चेंज किया गया, तो ये पूछा जा सकता है चेंज किया गया, और इसकी जो परिभाषा है उसे विस्तारित कर दी गई है। तो कोड बेडेड जो कोड बेडेड मीथेन है, उसके बाद है ये ऊर्जा वाला है, एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत किया जाएगा। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का 85% आयात करता है, और यही हमारे एक बजट घाटे का कारण भी होता है। तो ये अब यहाँ पे एकल परमिट हो जाएगा तो चीज़ें सही होंगी थोड़ी, तो मतलब ये सरकार ने अभी पेश किया है संसद में। अगला है PM युवा, जो उसी दिन पेश किया गया था। तो किस लेखकों को, PM युवा का मतलब है जो युवा लेखक हैं, युवा लेखक हैं, किताबों से जुड़े लोग हैं, उन्हें थोड़ा लाभ देना है। तो लेखकों के लिए सुनहरा अवसर है। तो युवा क्या है,
यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। तो लॉन्चिंग शिक्षा मंत्रालय ने करी है। 30 साल से जो कम उम्र के युवा लेखक हैं उन्हें सरकार कुछ फ़ायदा देगी। तो यही पूछा जा सकता है किसके लिए, उद्देश्य क्या है, इस संस्कृति को बढ़ावा देना, पढ़ा लिखा ये सारी चीज़ें हों, मतलब जो आजकल लोग मोबाइल वगैरह चला रहे तो थोड़ा लिखने पढ़ने की चीज़ें भी डेवलप की जाएँ, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की चीज़ें बढ़ेंगी। और प्रतियोगिता के माध्यम से 50 युवा लेखकों का चयन किया जाएगा उन पे, और थीम आधारित लेखन प्रतियोगिता के विषय हैं, मतलब जो अभी चलेगा विषय उनमें इन पे ऐसे लिखना है। तो ये अब ऐसे तो नहीं पूछेगा, मेन है कि पीएम युवा किससे संबंधित है। अब इसके संबंधित में ये दोनों का क्वेश्चन दे दिया है कि पीएम युवा और ऑयल वाले का क्वेश्चन है। इसके बाद है अपार आईडी। अब अपार आईडी क्या है, जैसे अभी हम स्कूल में क्या करते हैं कि हमारा मार्कशीट हर एक फॉर्म में हम लगाते हैं, पूरा हाई स्कूल इंटर सब मार्कशीट, बचपन की मार्कशीट का कुछ पता नहीं होता है ये सारी। अब अपार आईडी क्या करेगा, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है, एक आधार कार्ड जैसा एक आईडी बन जाएगा 12 अंक का, और इसमें उस बच्चे की पूरी अंक गणित मतलब अंकीय रूप से अकादमी पहचान होगी। मतलब एक आधार कार्ड का नंबर होगा और उस आधार कार्ड के नंबर पर जैसे ही लॉगिन किया जाएगा बच्चे की पूरी जानकारी निकल के आ जाएगी बचपन से लेके सारी। तो हर छात्र को एक अब ये मिला करेगा अपार आईडी। तो ऑटोमेटेड परमानेंट हो रही है एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। तो आगे चल के जो अभी फॉर्म में भरते हैं ना बार बार चीज़ें, और इससे सही भी रहेगा हर बार वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हर छात्र के लिए स्थायी अकादमिक कार्ड है भारत का, हर छात्र के लिए अब अनिवार्य हो जाएगा और नई शिक्षा नीति के ये अंतर्गत है। तो ये अनिवार्य होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, जो मार्कशीट स्कोर कार्ड डिग्री जो भी कुछ उस बच्चे का होगा एक ही जगह अपने आप संरक्षित होता रहेगा। तो स्टूडेंट के लिए आसान हो जाएगा एक्सेस, मतलब कुछ खोएगा या कुछ चीज़ें हैं सुरक्षित भी नहीं, सादा आधार कार्ड पर रहेगा। छात्रों को अधिक विकल्प भी मिलेंगे। तो उसके बाद है कि शिक्षा में पारदर्शिता आएगी। जो फर्जी डिग्री ले आते हैं ये सारी, इस पर तो वही रहेगा जैसे एग्ज़ाम दिया तो उसमें क्या हुआ था, पूरा अपडेट हुआ हो जाया करेगा हर एग्ज़ाम के बाद। तो फर्जी जो डिग्री हो जाती वो नहीं मिलेंगी, और ग्लोबल ऐसा होता है विदेशों में, उसी आधार पर ये किया गया है। अब इसके संबंध में अब चिंता भी क्या हो सकती है, तो डाटा प्राइवेसी हो सकती है, किसी की प्राइवेसी हो उसे सुरक्षित रखना, लीक ना हो जाए। अनिवार्य रहता है विवाद होगा, कोई छात्र आईडी लेने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता है। तो अब ये फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा कि बिना मजबूरी के भी क्या किसी को जबरन दिया जाएगा। तो ये वाला फिर इससे डिजिटल डिवाइड बढ़ेगा। गाँव क्षेत्र में ऐसी चीज़ों पर लोग अभी जागरूक नहीं है, तो डिजिटल डिवाइड बढ़ सकता है। तो ये वाली यही मुद्दे मेंस में हमें लिख देने हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आएगा और इसमें क्या होगा, उपयोग हो सकता है, और अब डिजिटल डिवाइड जैसी एक समस्या आ सकती है। तो डिजिटल इंडिया और इन सबको बढ़ावा भी दिए मिलेगा। अब इसके संबंध में ये प्रश्न है आपको अटेम्प्ट करना है। अगला है माइसीलियम ब्रिक। तो माइसीलियम ब्रिक क्या है, फंगस से बनी ईंटें हैं, इतना याद रहे काफ़ी रहेगा। तो माइसीलियम ब्रिक है मतलब ऐसी ईंटें सोचो जो फंगई से बनी हो। तो फंगई से तो पर्यावरण संकट अभी चल रहा है, अब क्योंकि पर्यावरण में हम ऐसी चीज़ों को अगर यूज़ बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो माइसीलियम जो ब्रिक हैं वो इको फ्रेंडली सामग्री से बनेंगी, क्योंकि ये कंक्रीट और ईंटों की जगह अभी ले पाएंगी कि नहीं वह विषय है, पर अभी ये कहा गया है कि फंगस की जड़ जैसी शाखाएं हैं इसमें, फंगस की जड़ जैसी शाखाएं जो पारिस्थितिकी में बढ़कर ईंटों जैसी कठोर हो जाएंगी। मतलब ये जब इन्हें लगा दिया जाएगा तो फंगस जैसा होता है ना, फफूंद फैल जाता है, वैसे ये पूरा फैल के ईंट जैसे ठोस हो जाए करेंगी। और दूसरा अच्छी चीज़ क्या है, बायोडिग्रेडेबल होंगी, अग्निरोधी होंगी, इनमें आग भी नहीं लगेगी, और ऊष्मा को नियंत्रित करने वाली होंगी। जो नॉर्मल अभी हम कंक्रीट लेते हैं वो कैसा होता है, गर्मी को अवशोषित कर लेता है, छत गर्म हो जाती है ना गर्मियों में, तो वैसे ही ये ऊष्मा को नियंत्रित करने वाले होंगे। तो अच्छी चीज़ है। तो मेन है केवल इतना नाम याद रखें क्योंकि अभी ये रिसर्च है। तो माइसीलियम ब्रिक अभी पहली चीज़ें आई हैं इसकी। तो पारंपरिक ईंटों की जगह ले सकता है, कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा। क्यों, ये ईंटें अभी कैसी बनती हैं, आग कोयला वगैरह जलाने के बाद पकाई आती हैं, इनमें क्या होगा, माइसीलियम ब्रिक इको फ्रेंडली हो जाएंगी। तो ये वाला देखा हमने। अभी ये बाकी चीज़ें तो हमें ज़्यादा नहीं देखनी है क्योंकि डिटेल में है। मेन बात है कि ये क्या आ सकता है कि ये है क्या माइसीलियम ब्रिक। तो फंगई एलगई वो कुछ ऐसे एग्जांपल देंगे, तो इसके देख लिया हमने। अगला है गीत गवई। गीत गवई, अब ये नाम सुना सुना सा लग रहा होगा। तो अपने यहाँ जब शादी वगैरह समारोह होते हैं उत्तर भारत में, तो बिहार में स्पेशली बिहार उत्तर प्रदेश वाले एरिया में गीत गवई गाए जाते हैं। तो गीत गवई तो मॉरिशस में अभी प्रधानमंत्री जी जो गए थे वहाँ पर भोजपुरी संस्कृति के लिए ये गाए गए थे, मतलब वहाँ पे प्रोग्राम किए जाते हैं प्रधानमंत्री के सामने। तो स्वागत में गीत गवई परंपरा के भोजपुरी म्यूज़िक प्रस्तुत किया गया था।
तो यह केवल संगीत में परंपरा नहीं है बल्कि प्रवासी अभी भी सोचो इसे संजोए रखे हैं। तो ये प्री वेडिंग होता है, शादी से पहले रस्म में ये गीत गवई जो होता है वो गाया जाता है। तो अभी मोदी जी गए थे तो उन्हें मतलब वहाँ पे दिखाया गया था। अब यूनेस्को के अंतर्गत ये इंटेंजिबल में आता है। इंटेंजिबल मतलब जो छुए नहीं जा सकते हैं, तो जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया है। तो ये हुआ। शादी से पहले गाए जाते हैं, ये पूछा जाए गीत गवई की विशेषता, इनमें कौन सी मेन चीज़ होती है, तो वही ढोलक अपना होता है, वही होता है। केवल महिलाएं गीत गाती हैं लेकिन पुरुष भी भाग लेते हैं। समुदाय में सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं, लोग मिलेंगे, सामाजिक होंगे, तो ये सारी चीज़ें। मॉरिशस में क्यों पहुंच गया, क्योंकि हमने देखा अभी मॉरिशस में भारतीय लोग ही हैं। तो गिरमिटिया प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज जो हुआ करते थे भारतीयों को 1834 से यहाँ पे ले जा रहे थे। फिर वो लोग वर्तमान में वहाँ 70% वही हैं भारतीय लोग, और उनमें भी सबसे बड़ी जो संख्या है वो भोजपुरी समुदाय की है। यूनेस्को ने इसे अमूर्त में शामिल कर रखा है पहले से ही गीत गवई को। तो ये पूछा जा सकता है, एक तो यूपीएससी में आ सकता है क्यों महत्वपूर्ण है, इंटेंजिबल है कि नहीं है, तो आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आ सकता है। यूनेस्को में अब यूनेस्को पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है कि यूनेस्को से जुड़ा ऐसा रहता है ना कि ये शामिल है कि नहीं है, तो क्या है, ये शामिल है, एक लगाना है। उसके बाद है आईआर में हम कह सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार तो, कि मॉरिशस के बारे में और इंडिया और मॉरिशस के संबंध में, तो हम कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से भी जोड़ के इसे। अब इसके संबंध में ये क्वेश्चन है। अगला आर्टिकल हमारा वायु गुणवत्ता सूचकांक को लेकर। तो एयर क्वालिटी का जो आता है, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है इस बार, IQ एयर की 7वीं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है। इसमें ये बताया गया है कि कौन से देश कौन से ज़्यादा जहाँ पे प्रदूषण है। तो PM 2.5 के वार्षिक औसत के आधार पर, किसके आधार पर, आधार अगर पूछ ले किस आधार पर ये रिपोर्ट आती है, तो PM 2.5 के वार्षिक आधार पर आकलन किया गया। अब इसमें सबसे मतलब WHO के मानकों पर खरे उतरने वाले, मतलब जहां 2.5 सबसे कम है, उनमें 7 देश हैं। कितने देश हैं, 7 देश हैं। तो केवल 7 देश हैं जो मानकों को पूरा करते हैं, और उन देशों में सबसे टॉप पे है ऑस्ट्रिया, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया, बहामास है, और बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनाडा और आइसलैंड और न्यूजीलैंड है, ये हैं। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2 हो गए पास पास, बहामास हो गया ये कैरेबियन वाला, बहामास, बारबाडोस ये कैरेबियन में हो गया, आइसलैंड है, एस्टोनिया, ग्रेनाडा, ये सारे देश टॉप में रहेंगे, मतलब कोई बड़े देश नहीं है। सबसे प्रदूषित देख लेते हैं। चाड जो है अफ्रीका में, जो चाड गणराज्य है वो बीच में बिल्कुल, तो चाड है अफ्रीका में, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान है। भारत टॉप में है क्या, बिल्कुल है, भारत भी टॉप 5 में। तो 3 अपने एशिया के पड़ोसी, हम तीनों साथ साथ हैं जो भाई भाई हैं। तो कौन से, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों टॉप 5 में तीनों है, बांग्लादेश भी है। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं, सबसे बाद में बांग्लादेश बना, सबसे टॉप पे, और पाकिस्तान, और उसके बाद भारत तो है ही, भारत से ही ये सब बने हैं। तो भारत सबसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर बांग्ला, मतलब सबसे प्रदूषित में इन तीनों में भारत कम प्रदूषित है, बांग्लादेश हमसे ज़्यादा प्रदूषित है, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश ही है, फिर पाकिस्तान आ जाएगा। अब भारत में कौन सा एरिया है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, तो ये अच्छा है। क्या है दुनिया में सबसे ज़्यादा, तो भारत में बैरन हाट एक जगह है असम में, सबसे प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में, मतलब एरिया है, ये एक बिजनेस वाला एरिया है जहाँ पे मतलब इंडस्ट्री लगी है। तो बैरन हाट करके एक असम में जगह है, वो सबसे प्रदूषित है। पर दुनिया की दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो ये वाला। तो वायु प्रदूषण के कारण ये तुम जानते ही, वाहनों से धुआं निकलना, औद्योगिक संयंत्रों से धुआं, अवशेष, ये सारी चीज़ें। समाधान क्या हो सकते हैं, एक तो पराली को नियंत्रित करना है, नए मानक BS6 के मानक अपनाने हैं, जो आते हैं, क्या नाम है, वाहन वाले, नवीकरणीय ऊर्जा, ये सारी चीज़ें। इसके संबंध में ये क्वेश्चन है। तो ये हमने देखा आज तो 15 मार्च थी, ये 14 के करंट अफेयर्स थे आज।